नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ ईएसआईसी, डीएसएसबी, रेलवे और नॉर्सेट 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप एंड तक ज़रूर देखना। और ऐसे ही और भी टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियोस मिल जाएगी, काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों, तो देखना ज़रूर। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भूलना मत। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर एलोपेशिया इज़ कॉमनली सीन आफ्टर विच ड्रग थेरेपी। अब एलोपेशिया का मतलब पहले मैं आपको बता दूं, एलोपेशिया का मतलब है लॉस ऑफ हेयर। ठीक है, जब हेयर लॉस हो जाता है या हो रहा होता है, जब हेयर फॉल इंक्रीज़ हो जाता है और टोटल रिमूव हो जाते हैं बाल सर से, तो उस टर्म को हम बोलते हैं एलोपेशिया। अब जो एलोपेशिया की कंडीशन है वो कौन सी ड्रग थेरेपी के बाद कॉमनली देखी जाती है? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: एंटीबायोटिक थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड नन ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, एंटी कैंसर, एंटी ऑन नियोजेनिक जितनी भी मेडिसिन्स हैं, उनका जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है एलोपेशिया। अब इसका डिटेल में एक पॉइंट आपको बता देती हूँ कि क्यों ऐसा होता है आपसे, कि जब भी एक पेशेंट कीमोथेरेपी लेता है तब उसको एलोपेशिया ही होता है। बिकॉज़ जो कीमोथेरेपी की मेडिसिन्स होती हैं उनका जो एक्शन टारगेट होता है वो ये होता है, जो रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होती हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, रैपिड ग्रोइंग सेल्स। अब मेडिसिन को नहीं पता कि जो रैपिड ग्रोइंग सेल वो कैंसर की जो है उसी को किल करना है। हमारी बॉडी में भी काफ़ी सारी रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होती हैं, तो कीमोथेरेपी क्या करती है, कैंसर की रैपिड ग्रोइंग सेल्स को और बॉडी की जो रैपिड ग्रोइंग सेल्स होती हैं उसको भी किल करती हैं। तो जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं हमारे, वो एक रैपिड ग्रोइंग सेल्स होती हैं, जिस वजह से कीमोथेरेपी की जो मेडिसिन है वो हेयर फॉलिकल्स को भी किल करती है, जिसकी वजह से एलोपेशिया देखा जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हुआ होगा। और अगर काफ़ी लोगों के लिए ये न्यू कॉन्सेप्ट होगा जो मैंने आज आपको बताया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है व्हाट शुड बी डन टू डीकंटामिनेट द आर्टिकल यूज्ड इन लेबर रूम टू कंडक्ट द डिलीवरी। यहाँ पे बोला गया है कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो हमें यूज़ करना है आर्टिकल को डीकंटामिनेट करने के लिए यूज्ड इन लेबर रूम। जो इंस्ट्रूमेंट्स आर्टिकल्स लेबर रूम में डिलीवरी कंडक्ट करने के लिए यूज़ किए गए थे। ठीक है, यहाँ ये पूछा गया है। तो आपका जो आंसर है, वॉश विद डिटर्जेंट एंड वाटर, प्लेस इन 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट्स, प्लेस इन 5% क्लोरीन सॉल्यूशन फॉर 60 मिनट्स एंड वॉश विद द टैप वाटर। आपका राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बोला गया है उन आर्टिकल्स को हमें 0.5% के क्लोरीन में सॉल्यूशन में 10 मिनट्स के लिए डिप करके क्लीन करना होगा, डिकंटामिनेट करना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पे पूछा गया है डिस्टेंट विजन इज असेस्ड बाई। अब जो डिस्टेंट विजन होता है उसको कैसे असेस किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: कन्फ्रंटेशन टेस्ट, हर्शबर्ग्स टेस्ट, जैगर चार्ट कार्ड एंड स्नेनल चार्ट। आपका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा, स्नेनल चार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी स्नेनल चार्ट रहने वाला है। स्नेनल चार्ट से हम डिस्टेंट विजन को असेस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आईज नीड टू बी कवर्ड ड्यूरिंग फोटोथेरेपी सेशन। अब यहाँ पे फोटोथेरेपी का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है फोटोथेरेपी के सेशन के टाइम पे बेबीज़ की आईज़ क्यों कवर की जाती है? तो एक पॉइंट कवर और करती हूँ मैं, फ़ोटोथेरेपी का कवर करती हूँ कि फ़ोटोथेरेपी सेशन के टाइम पे हमें बेबी की आईज़ कवर करनी होती है और जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसे भी कवर करना होता है।
अब क्यों करना होता है, अब इसका राइट आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर 1, टू मेक श्योर दैट न्यू बॉर्न हैज़ क्लोज द आई वेल, रिड्यूस द ओवर स्टिमुलेशन फ्रॉम ब्राइट कलर्स, prevent the injury to conjunctiva and retina, and D is a limit excessive rapid eye movement and anxiety। आपका राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंट द इंजरी टू कंजक्टिवा एंड रेटिना। अब जो कंजक्टिवा एंड रेटिना है वो ओपन रहने से जब फोटोथेरेपी, जब वो लाइट्स रेज एंटर करेगी आइज़ में, तो वो रेटिना एंड कंजक्टिवा को इंजरी करेगी, जिसकी वजह से पेशेंट बच्चे की आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि ब्लाइंडनेस भी देखी जा सकती है दोस्तों। इसके वजह से इसे कवर किया जाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क का मतलब होता है जो मदर का मिल्क होता है उसे स्क्वीज़ करके आउट करके किसी कंटेनर में स्टोर करना, ठीक है। तो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कितने घंटे के लिए, ठीक है। रूम टेम्परेचर मतलब फ्रिज में नहीं, बाहर निकाला हुआ किसी कंटेनर में बाहर निकाल के कितनी देर रख सकते हैं और बच्चे को पिला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ 4, 8 आवर्स, 16 आवर्स एंड 24 आवर्स। तो आपका जो राइट आंसर तो दोस्तों रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए है। हम 4 घंटे के लिए, ठीक है, हम 4 घंटे के लिए एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क कंटेनर में रख कर बच्चे को पिला सकते हैं। उसके बाद वो ब्रेस्ट मिल्क जो है स्पॉइल हो जाएगा तो उसको डिस्कार्ड करना है, बेबी को नहीं पिलाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे यहाँ ये पूछा गया है, इन द डायरिया विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंटेशन शुड बी डन, ठीक है। अब अगर डायरिया पूछा गया है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि डायरिया एडल्ट को हुआ है या चाइल्ड को हुआ है। तो दोनों के केस में ही आपको बता दूँ कि डायरिया चाइल्ड को हो या एडल्ट को हो, अब यहाँ पे एक सप्लीमेंट दिया जाता है, वो है जिंक। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जिंक दिया जाता है डायरिया के टाइम पे, क्योंकि जिंक जो है गट की मोटिलिटी को कंट्रोल करता है और जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सब लॉस हुए हैं उसको रिप्लेस करके नर्व्स वगैरह सब हेल्दी रखेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए जिंक का सप्लीमेंटेशन देना ज़रूरी होता है। अब यहाँ जिंक का जब जिक्र हो ही गया है तो एक टॉपिक और आपको बता देती हूँ। छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में जब डायरिया होता है तो क्या करते हैं, 6 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब जन्म से लेके 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें जिंक दी जाती है 10 mg पर डे, ठीक है, याद रखना 10 mg पर डे। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो किसी नोटबुक में। बर्थ से लेके 6 मंथ तक 10 mg पर डे जिंक देना होता है फॉर 14 डेज़, ठीक है, याद रखना 14 डेज़ देना होता है 3 महीने तक, सॉरी मतलब 3 महीने के लिए। 14 दिन लगातार 10 mg जिंक दिया जाएगा, ठीक है। और जो उसकी वैलिडिटी होती है 3 महीने की होती है, मतलब अगर बच्चे को 14 दिन लगातार जिंक दिया जाए तो 3 महीने के लिए बच्चे की जो है सेफ्टी रहती है, बच्चे को डायरिया रिकवर नहीं होता है। तो ये बोला गया है। अब नेक्स्ट आपको बता दूं, 6 मंथ से जो ओल्डर बच्चे होते हैं, ठीक है, वो 6 मंथ से 8 मंथ के भी हो सकते हैं, 1 साल के भी हो सकते हैं, 2 साल के भी होते हैं, 3 साल के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक, ठीक है, 6 महीने से लेके 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको जो जिंक दिया जाता है वो दिया जाता है 20 mg पर डे, ठीक है, पर डे 20 mg दिया जाता है फॉर 14 डेज़। 14 डेज़ तक लगातार 20 mg दिया जाता है जिंक, 3 महीने की सेफ्टी रहती है इसमें भी, ठीक है। और यही सब केस जो है एडल्ट में भी एप्लीकेबल है। एडल्ट्स को हम 20 mg पर डे दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं पे मिलेगा नहीं है, जो मैंने डिटेल में आपको बता दिया है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज़ एट हाई रिस्क ऑफ UTI। अब यहाँ पूछा गया है, एक पेशेंट है, यहाँ 4 पेशेंट दे रखे हैं अलग अलग कंडीशन के साथ, उनमें से कौन सा पेशेंट है जो UTI का सबसे हाई रिस्क पे है। तो यहाँ पे बोला गया है डायबिटिक मेलाइटिस। अगर पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटिस है तो वो हाई रिस्क पे है। पेशेंट ऑन एंटीबायोटिक, पेशेंट विद यूरिनरी स्टोन,
एंड पेशेंट विद यूरिनरी फैमिली हिस्ट्री ऑफ यूटीआई। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए है। डायबिटिक मेलाइटिस वाला पेशेंट जो है हाई रिस्क पर रहता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। आपसे यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में कॉमनेस्ट कॉज, ठीक है, और ये इंडिया का पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कई बार क्वेश्चन में वर्ल्ड वाइड भी आ जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का। तो यहाँ पे इंडिया में पूछा गया है दोस्तों, इंडिया में सबसे कॉमन कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का? विटामिन ए डेफिशिएंसी, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा एंड ट्रैकोमा। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट इंडिया में सबसे कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहलिज्म। अगर पेशेंट अल्कोहलिक है तो वो अल्कोहलिज्म को क्विट करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट जो है बहुत इफ़ेक्टिव रहने वाला है? तो आपको बता देती हूँ, 4 ऑप्शन हैं। साइकोथेरेपी, अल्कोहलिज्म एनोनिमस, टोटल एब्सटिनेंस एंड एवर्जन थेरेपी। आपका राइट आंसर रहने वाला है टोटल एब्सटिनेंस जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। इसी के साथ आपका जो लास्ट क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पूछा गया है मेनियर्स डिजीज़। मेनियर्स डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। अब इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है दोस्तों, और रिप्लाई ज़रूर देना दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।